हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है एनईपी 2020। आज हम पढ़ेंगे एनईपी 2020 के बारे में। आपको भी पता है कि एनईपी 2020 हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कम से कम आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट से पूछ लिया जाता है। किससे? एनईपी से आपका पूछ लिया जाता है। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट जैसे आपका सीडीपी है, इसमें सीडीपी से 1 नंबर पूछा, ईवीएस से 1 नंबर पूछा, मैथ से 1 नंबर पूछा, हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश से, ठीक है, तो आपके जितने भी पूछ लिया जाता है तो ऐसे 5 नंबर आपके ऐसे हो गए, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी सब्जेक्ट में क्या होता है, 2 पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपके सीडीपी में 2 पूछ लिया, ईवीएस में 2 पूछ लिया, तो ऐसे आपके कितने बन जाते हैं? 7-8 नंबर बन जाते हैं। तो इसलिए आपको एनईपी 2020 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा। और एनईपी का आपका फुल फॉर्म क्या है? एनईपी का आपका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। चलो अगला। अब देखो, इसमें जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये हमारी कौन सी नीति है? ये हमारी तीसरी है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ये हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जो हमारी पहली कब बनी थी? पहली बनी थी हमारी 1968 को, ठीक है। 1968 को हमारी शिक्षा नीति बनी थी पहली। फिर कब बनी थी? 1986 को, ठीक है। आपको इसको उल्टा कर देना, यहाँ पे कर देना। ये हमारी कब बनी थी? दूसरी बनी थी, ठीक है। अब हमारी तीसरी कब बनी? तीसरी हमारी बनी 2020 को, ठीक है। याद रखना, पहली कब बनी? 1968 को बनी थी, दूसरी 1986 को, तीसरी अब जाके बनी हमारी 2020 में बनी थी, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में बनी थी? आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी थी, याद रखना, ठीक है। देखो, नई शिक्षा नीति में 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। क्या कब जारी किया गया था आपका नई शिक्षा नीति? 29 जुलाई 2020 को किया गया था, ठीक है। देखो, जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। क्या है? एक समिति का गठन किया गया था। देखो, जो आपके इसरो के कौन है? इसरो के पूर्व मतलब पहले चीफ जो है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में क्या है? समिति का गठन किया गया। तब आपका क्या हुआ था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तब आपका क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारा है, देखो, नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1986 और वर्ष यहाँ पे क्या है? 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। देखो कब है? देखो, आपकी मैंने अभी आपको बताया, पहली आपकी कब बनी थी शिक्षा नीति? पहले आपकी बनी थी 1968 को। कब बनी थी? 1968 को हमारी पहली बनी थी, ठीक है। दूसरी आपकी कब बनी थी? दूसरी बनी थी आपकी 1986 को। तीसरी अब कब बनी? तीसरी आपकी बनी 2020 को, ठीक है। तो 2020 को देखो, 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, ठीक है। तीसरी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति कौन सी होगी? आपकी 2020 होगी, ठीक है। अगला देखो, देखो क्या है? कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, ठीक है। देखो, जो आपका ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका बताओ, किसी को पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका अगर फुल फॉर्म हम बोले हिंदी में तो क्या हो जाएगा आपका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या हो जाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। पेन थोड़ा सा वैसा है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, UR, यहाँ लिख देती हूँ इसका, RCE रिसोर्सेस डेवलपमेंट, ठीक है। इसका क्या है? इसका आपका फुल फॉर्म है। और हिंदी में अगर हम कहें, हिंदी में क्या है इसका नाम है? हिंदी में नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदल के अब आपका क्या रख दिया है? अब आपका रख दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, रख दिया इसका नाम। किसके द्वारा? कैबिनेट द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है? स्कूल एजुकेशन। देखो, स्कूल एजुकेशन क्या कहा गया है? यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की गई नई व्यवस्था करने की बात करती है। क्या है?
आपको भी पता है क्या है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, अब किस बात पे बात करते हैं, जो हमारा वर्तमान का था, जो हमारा 10th और 2 का था, उसको स्कूली शिक्षा को क्या है बदल कर अब क्या कर दिया गया आपका 5+3+3+4 कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो एक मैंने चित्र दे रखा है, अब सारा आपको क्या है इसी में समझना है। ठीक है, अब आपको क्या है इसी में सारा समझना है। देखो इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको क्या बताया, क्या कर दिया है 5+3+3+4 आपका ये कर दिया है। ठीक है, इसमें आपको इसमें बांट दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था 10+2 का क्या था 3 से 18 साल का। देखो इसमें क्या है, पहला आपका कौन सा एज आएगा, पहला आपका आएगा 5। देखो इसमें क्या आ गया, देखो क्या है फंडामेंटल स्टेज। इसमें क्या होता है फंडामेंटल स्टेज में क्या होता है आपका, इसमें पाँच को क्या है 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा क्या कर दिया 3 वर्ष का, एक आपका कर दिया 2 वर्ष का। 3 वर्ष का इसमें क्या होगा, जो आपका 3 वर्ष पहले क्या होता था आपको भी पता है कि जब बच्चा 6 साल का होता था, ठीक है 5 साल का पूरा होने के बाद 6 साल का क्या उसका एडमिशन होता था, तब जाके उस स्कूल में पहला कदम रखता था, तब उसका एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या है, अब उसको बदल कर क्या कर दिया गया है, अब 5 साल में जब बच्चा रहेगा 5 साल का, जब वो 5 साल का होगा तब जाके कौन सी क्लास में जाएगा, पहली क्लास में। लेकिन जब वो 1 से जब 3 साल का होगा तो क्या होगा, वो आंगनबाड़ी में जाएगा। किस में जाएगा, वो आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, जब 3 साल का होगा तो वो प्री स्कूल में जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा। जब आंगनबाड़ी में जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब बच्चा 6th क्लास में पहले जब जाता था पढ़ने के लिए, वो शुरू से क्योंकि जब जाता था 6 साल का हो जाता था, जब स्कूल में जाता था तो क्या होता था कि बच्चों को कुछ भी पता नहीं रहता था। ठीक है, कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते थे ना कि जब शुरू में अपने स्कूल में कदम रखते थे तो ऐसा है वो रोते थे। क्या है, वो रोते थे, कहते थे कि मतलब को नहीं जाते, कि स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, कि उनको पता नहीं था स्कूल के माहौल के बारे में कैसा है कैसा नहीं। तो इसलिए इसको इसलिए बदला गया, इस ढांचे को नया ढांचा इसलिए किया गया है ताकि जब 3 साल का जो बच्चा रहे, जब वो आंगनबाड़ी में जाके पहले जानेगा। आपको भी पता है कि आंगनबाड़ी में क्या है उनकी सुविधाएं, एक तो खाना भी मिलता है बच्चों को, ठीक है खाना मिलता है, साथ साथ पढ़ाई भी होती है और अच्छे से उनको खेल वेल भी खिलाया जाता है। ठीक है, ये सब बच्चे इंजॉय करेंगे। ठीक है, इससे और इसमें थोड़ा और सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा और सीखेंगे, फिर क्या है जब 3 साल तब जाके जब आपके दूसरे में जब आपका आएगा उम्र, जब 6 से क्या है जब 6 साल का होगा बच्चा आपका 6 से 8 साल का, तब जाके कौन सी क्लास में आएगा आपका, पहली और दूसरी क्लास में आएगा। ठीक है, और 3 वर्ष में कौन सा रहेगा, 3 से 6 वर्ष का बच्चा किस में आपका रहेगा, आपका फंडामेंटल स्टेज में रहेगा। किस में रहेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा। ठीक है, जब 6 से और 8 साल का बच्चा होगा तो आपका किस में आएगा, वो आपका स्कूल में आएगा, पहली और दूसरी क्लास में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है तब इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा जब बच्चा क्या होगा 6 से 8 साल का होगा। ठीक है, आपका ये हो गया कौन सा स्टेज, फंडामेंटल स्टेज। ये वाला समझ में आया। अब आप समझो ये आपका मैंने 5+ का कर दिया। अब हम क्या देखेंगे 3+ का। ठीक है, 3 इसमें क्या है, इसमें आपका है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज में आपका इसमें बच्चा क्या है कौन सी क्लास में जाएगा, 3rd 4th और 5th। ठीक है, इसमें 3rd 4th 5th क्लास में जाएगा। इसमें बच्चा कितने साल का रहता है, इसमें बच्चा रहता है आपका 18 से 11 साल का। ठीक है, कितने साल का रहता है, 18 से 11 साल का। आपका 18 से 11 साल का बच्चा रहता है, कौन सी क्लास में जाएगा आपका, 3rd 4th 5th क्लास में जाएगा आपका। इसमें क्या होता है, इस वाले स्टेज में इसमें क्या होता है, बच्चे को ना ये कहा जाता है, इसमें ये सिखाया जाता है कि जो भी बच्चा है इसमें क्या है जो सिखाया जाएगा उनकी सब क्या सिखाया जाएगा, मातृभाषा में। ये तो मातृभाषा में मदर टंग में सिखाया जाएगा, या क्षेत्रीय भाषा में उन्हें पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जब बच्चों को मातृभाषा में सिखाएंगे, उनकी मदर टंग में सिखाएंगे, जो उनकी क्षेत्र की भाषा होगी उसमें सिखाएंगे, तो बच्चा क्या होगा आपका जल्दी सीखेगा। ठीक है, इसमें शिक्षा का प्रदान जल्दी किया जाएगा। इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चे को एग्ज़ाम, अब आपको भी पता है जब 1st और 2nd क्लास में बच्चा था तब उसको एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम नहीं होंगे। लेकिन जब आपका 3rd क्लास में जब बच्चा आ जाएगा, 3rd से क्या है इसके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तब ये एग्ज़ाम देना शुरू कर देगा। और यही क्या होगा आपका क्या हो जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, जो आपका कौन सा है, 3 का है, जो 3rd 4th 5th क्लास में बच्चा आपका जाएगा। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। अब आपका आ गया मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या होगा, इसमें भी क्या है, इसमें बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा, इसमें मिडिल स्टेज में आपका होगा 6 7 8। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। मिडिल स्टेज में आपका बच्चा कौन सी क्लास में जाएगा, 6 7 8। ठीक है, इसमें बच्चा कितने साल का रहेगा, इसमें बच्चा रहेगा 11 से 14 साल का। ठीक है, कितने साल का रहेगा आपका, 11 से 14 साल का आपका इसमें बच्चा रहेगा। ठीक है,
इसमें क्या होगा आपका मिडिल स्टेज में, इसमें बच्चों को क्या है मिडिल स्टेज में आपका जो व्यवसायिक ज्ञान होता है ना, व्यवसायिक ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोडिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और XYZ कोई से भी ले लो। इसमें मतलब जो बच्चा इसी स्टेज में, इसी में क्या है 6 क्लास से ही क्या होगा, इसमें इनको बच्चों को सिखाया जाएगा। जब बच्चे 11 साल के हो जाएंगे 6 क्लास से ही इन्हें सिखाना शुरू कर दिया जाएगा कि हाँ इनके व्यवसायिक ज्ञान का भी, कि अगर वो साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं उन्हें व्यवसायिक ज्ञान का भी क्या है नॉलेज दे सकते हैं कि हाँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे सकें, जो सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, कुछ भी क्या है इसमें दे सकते हैं। ठीक है, आपका क्या हो गया मैथ्स हो गया, आर्ट्स, साइंस, इसमें क्या होता है दे सकते हैं। तो आपका कौन सा स्टेज हो गया, आपका ये मिडिल स्टेज हो गया, जो आपका कौन सा होता है 6, 7, 8 क्लास के बच्चे होते हैं, कौन सी उम्र के 11 से लेकर 14 साल के। ठीक है, अब देखो और अगला देखो, अब हम ये आपका ये भी हुआ ना, अब हमारा 4th बचा। इसमें क्या होगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चा कौन सी क्लास में जाता है, सेकेंडरी स्टेज में आपका बच्चा जाता है 9, 10, 11, 12। ठीक है, कौन सी क्लास में जाएगा आपका 9 से 12 तक जाएगा। ठीक है, 9 से कितने जाएगा 9 + 12 इसमें आएगा। ठीक है, 9th, 10th, 11th, 12th इसमें आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को ना इस सेकेंडरी स्टेज में क्या कहा गया है, सेकेंडरी स्टेज में कहा गया है कि बच्चे को सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो बच्चा उसकी जो मन पसंद है वही क्या है वो पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे तुम साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो। ठीक है, इसमें बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में अपना जाना चाहता है, जिस सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना चाहता है उसमें पढ़ सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे कि साइंस है, ठीक है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया है कि बच्चा जो है वो मल्टीप्ल सब्जेक्ट ले सकता है। ठीक है, कोई सभी, जैसे कि बच्चों को अगर क्या पढ़ना है पैटर्न के हिसाब, जैसे कि बच्चों को साइंस पढ़ना है, ठीक है, बच्चों को साइंस पढ़ना है तो साइंस ले सकता है, ई को पढ़ना है ई को ले सकता है, और मैथ पढ़ना है मैथ, हिंदी, EVS कोई सभी सब्जेक्ट ले सकता है, अपने हिसाब से ले सकता है। ठीक है, साइंस ऐसा नहीं है कि बच्चे, पहले देखो ऐसा होता है कि अगर जैसे कि होता था कि अगर जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर आए हैं तो साइंस मिलती थी। ठीक है, साइंस में ज़्यादा नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं तो हाँ साइंस मिलेगी, कॉमर्स में इतने नंबर आए हैं, मैथ में तो इतना नंबर ये वाला मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बच्चे कितने भी नंबर आए उनके हिसाब से, अगर उन्हें बच्चों को, अगर जैसे कि बच्चे को ऐसा होता है ना, बच्चे को डॉक्टर बनना है, उन्हें साइंस साइड ले रखा है। ठीक है, साइंस साइड से वो साइंस पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसे क्या है EVS भी पढ़ना है, मतलब इन्वायरमेंटल का भी चैप्टर पढ़ना है तो क्या है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको कोई से भी वो पढ़ सकता है। इसमें क्या है साइंस, आर्ट, कॉमर्स ये सब क्या है हटा दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है आपके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है परिवर्तन भी हुआ है। आपके सेकेंडरी स्टेज में एग्ज़ाम पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ है कि पहले 1 साल में परीक्षा होती थी। क्या है, पहले 1 साल में वार्षिक, जिसको बोल सकते हो क्या है, एक वार्षिक परीक्षा होती थी। पर अब क्या है नई शिक्षा नीति के तहत क्या हुआ है कि जो 9th और 12th की परीक्षाएं होगी ना वो सेमेस्टर में होगा। क्या है, सेमेस्टर में होगा। मतलब सेमेस्टर का मतलब यह है कि 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। क्या है आपकी 6 मंथ में, क्या है 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। ठीक है, 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। पहले क्या था, पहले वार्षिक परीक्षा होता था, लेकिन अब क्या है सेमेस्टर के हिसाब से होगी। मतलब 6 महीने में एक सेमेस्टर की होगी, फिर अगले 6 महीने में, मतलब कि साल हमारा है 2 बार। ठीक है, 2 सेमेस्टर की परीक्षा होगी। ठीक है, इस स्टेज में क्या, और हाँ इसमें इसी स्टेज में क्या कहा गया है आपका सेकेंडरी स्टेज में कि इसमें क्या है बच्चों को क्या है विदेशी भाषा का भी क्या है ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। क्या है आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसी स्टेज में क्या सिखाया जाए आपका विदेशी भाषा। इसको आप अच्छे से समझ लो क्योंकि ये इसी में आपका सब कुछ है। क्या है, इसी में आपका सब कुछ है, इसी में आपको समझ आ गया तो बस समझ लो आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, स्टेज आपको समझना है। तो इसी में क्या आ गया है आपके सेकेंडरी स्टेज में, इसमें क्या है बच्चों को जो आपकी फॉरेन लैंग्वेज होती है उसकी भी शिक्षा दी जाएगी आपके सेकेंडरी स्टेज में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और है आपका, जो जैसे कि ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने 12th कर लिया। ठीक है, 12th करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन में क्या होता है, इसमें आपको ही पता है जो अभी ग्रेजुएशन होता था वो कितने साल का, 3 साल का। ठीक है, क्या है 3 ईयर का होता था। लेकिन अब क्या है, अब आपका क्या कर दिया गया है, ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 4 वर्ष की कर दी गई है। ठीक है, मतलब और 4 वर्ष करने के बाद इसमें ये भी हुआ है
कि हर साल में क्या है अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर बच्चे ने एक साल पहले साल में उसने ग्रेजुएशन किया तो उसको क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ये है इसमें ग्रेजुएशन आप कितने साल की हो गई, अब हमारी हो गई है 4 साल की। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है, वो भी 4 साल में 4 बार उसको क्या है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, एक साल में उसका एक बार, दूसरे साल में दूसरा, तीसरा, 4 बार आपका चारों अलग अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका पहले साल में उसने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, पहले साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, कि हाँ इसने सर्टिफिकेट लिया है। दूसरी साल में करेगा, दूसरी साल में उसको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर जब तीसरी साल में आएगा, तीसरी ईयर, जब उसका तीसरा ईयर होगा तो क्या मिलेगा उसको, तब डिग्री मिलेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और जब वो फोर्थ मतलब जब चौथी साल में आएगा, स्नातक के बाद होगा, तो उसको क्या मिलेगा, रिसर्च यानी शोध जो आपके होते नहीं रिसर्च वाले एजुकेशन, उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, मतलब चारों लेवल का अलग अलग दिया जाता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को फायदा भी है। कैसे, देखो जैसे कि आगे आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया। फिर दूसरी साल का भी आपने ग्रेजुएशन किया, आपको डिप्लोमा मिल गया। ठीक है, आपको पहली क्लास का सर्टिफिकेट, पहले साल का सर्टिफिकेट मिल गया, फिर दूसरी साल का डिग्री मिल गई। ठीक है, फिर आपके किसी भी कंडीशन की वजह से, ठीक है, कोई सी भी प्रॉब्लम हो गई है, कंडीशन की वजह से क्या हुआ कि आपने क्या है बीच में पढ़ाई छोड़ दी, 2 साल करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। जब आपने पढ़ाई छोड़ दिया उसके बाद क्या है आपको दोबारा पढ़ना है। ठीक है, दोबारा पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग दोबारा से फर्स्ट से ही क्या है एडमिशन लोगे तब जाके आपको शुरुआत से पढ़ोगे। ठीक है, फिर नहीं, इसमें आप कर दिया गया है। अब आपको क्या है, आपने 2 साल पढ़ा है, आपको क्या है सर्टिफिकेट मिल गया, आपको डिप्लोमा मिल गया। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको डिग्री के लिए पढ़ना है ना तीसरे साल में। अब आपको क्या है तीसरे साल में एडमिशन ले सकते हो। अब आपको पहला और दूसरा साल नहीं पढ़ना है उसमें, क्योंकि आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिल गया है। तो अब आप क्या है डिग्री के लिए आप तीसरी और चौथी साल में अब आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा भी हो। ठीक है, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, अब क्या है ये क्या कितने वर्ष का कर दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, कितने, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ये आपका कितने वर्ष का कर दिया गया है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 वर्ष का कर दिया गया है। ठीक है, 2 वर्ष का होगा। अब पर इसमें भी कुछ क्या है, इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। क्यों, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है, लेकिन आपको 2 साल का करना होगा। अगर देखो, अगर आपने क्या है 4 साल का किया है, जो आपका ग्रेजुएशन जो आपने ग्रेजुएशन किया है ना, अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है तो आपको 1 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी मैंने जो बताया आपको ग्रेजुएशन कि 4 साल का कर दिया गया था, पहले क्या है 3 साल का था। अगर आपने क्या है ग्रेजुएशन क्या है 4 साल का किया है, तो आपको क्या है जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, उसको क्या है तब आपको 1 साल का करना पड़ेगा। लेकिन आपको जब अपने ग्रेजुएशन जब आपने 3 साल का किया है ना, तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करना है, तब आपको 2 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, 2 साल का करना पड़ेगा। अब पहले अब क्या है 1 साल का कर दिया गया, हटा के ना पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर दिया गया, 1 साल का कर दिया गया। पहले कितने साल का था, पहले 2 साल का था। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन क्या है 3 साल का किया है तो आपको 2 बार ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपने अगर ग्रेजुएशन क्या है 4 साल का कर लिया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है 2 साल का करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप अपना 1 साल इधर दे दो, या तो आप अपने 1 साल इधर दे दो, बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। देखो अब ये सारी स्टेजें क्या थी, मैंने आपको सारी स्टेजें बता दी है। आपका क्या है, ये आपका नया ढांचा है। ठीक है, नया ढांचा आपका ये क्या आ गया, आपका फंडामेंटल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है और सेकेंडरी स्टेज है। इतना मैंने आपको समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपका क्या था, नया ढांचा था। चलो अब देखो, अब अगला हमारा है, देखो नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य और उद्देश्य। देखो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं, हम देखते हैं आगे। देखो इसमें क्या है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सफल नामांकन अनुपात 100% करना होगा। इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या है कि 2020 का लक्ष्य क्या है, 2030 तक कितना, 2030 तक क्या करना है, सकल नामांकन अनुपात कितना करना है, 100% करना है। ठीक है, 2030 तक, अभी 2020 था, 2030 तक क्या करना है, 100% करना है इसका। ठीक है, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध
करवाना चाहिए। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है कि जो 5वीं क्लास की तक की जो शिक्षा है उनकी क्या कब कितनी करवानी चाहिए, मदर टंग में। ठीक है, मदर टंग में या उनकी स्थानीय क्षेत्रीय में करवानी चाहिए। ठीक है, देखो मातृभाषा को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, जो मातृभाषा को क्या है, हमारी मदर टंग को कौन सी क्लास तक, 8 क्लास तक। ठीक है, कक्षा 8 तक, उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, मतलब कि 5th तक तो होनी चाहिए, लेकिन कक्षा 8 से और भी ऊपर क्या है, मदर टंग में इनकी क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। इस नीति के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। क्या है, इस नीति के तहत 3 से 18, जो आपके 3 से 18 साल के बच्चे हैं, जो आपका 3 से, मैंने बताया 3 साल का जब बच्चा आएगा तभी से क्या है उसकी चालू हो जाएगी। ठीक है, शिक्षा। लेकिन 3 साल का जब बच्चा होगा, कौन सी कहाँ जाएगा वो आपका आंगनबाड़ी में जाएगा। 3 साल का बच्चा, ठीक है, 3 साल का बच्चा आंगनबाड़ी में जाएगा, 6 साल तक रहेगा। 6 साल में क्या है, जब वो 6th क्लास में जाएगा, 6th क्लास के बाद जब वो 6 साल में आएगा तब वो जाकर 1st क्लास में जाएगा। ठीक है, क्या किस में रखा गया है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। क्या है, इसका उद्देश्य क्या है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कि सभी छात्रों को क्या है, उच्च शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। क्या है, जो 2025 तक क्या है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, जो आपके 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं आयु के, उनको क्या करना है, शिक्षा को क्या बनाना है, सार्वभौमिक बनाना है। ठीक है, 2025 तक आपका। देखिए, इसके अंतर्गत शिक्षा पर क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया आपका, कितना, सकल घरेलू उत्पाद की कितना प्रतिशत, 6%। ठीक है, आपका 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक सकल नियामक की परिकल्पना की गई है। किसके, शिक्षण संस्थानों के लिए किसकी की गई है, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक सकल नियामक की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो वो क्या थे, उसके उद्देश्य थे। अब क्या आ गया हमारा, नई शिक्षा नीति के सिद्धांत। देखो इसके क्या सिद्धांत है, नई शिक्षा नीति में बहुभाषिकता क्या है, मल्टीलिंग्विज्म और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। देखो, नई शिक्षा नीति में क्या होना चाहिए, आपकी बहुभाषिकता होनी चाहिए। जहाँ पर बहुभाषिकता होगी वहाँ पर बच्चा ज़्यादा सीखेगा। इसमें क्या होगा, बहुभाषिक होगा तो क्या होगा, संज्ञानात्मक लाभ होगा। क्यों, अब आप देखो, एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में आप जहाँ पर बहुभाषिकता होगी, एक क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं आपके, आप जिस क्लास में पढ़ाने जा रहे हो उसमें 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में क्या है, 2 बच्चों, उसमें समझ लो 5 लैंग्वेज के बच्चे हैं। 2 बच्चे क्या है, 2 बच्चों को हिंदी बोलना आता है, मतलब कन्नड़ बोलना आता है, 2 बच्चों को मलयालम, 2 बच्चों को फारसी, ठीक है, 2 बच्चों को उर्दू, 2 बच्चों को इंग्लिश और 2 बच्चों की हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश। ऐसे क्या है, 2 बच्चों के, एक बच्चों को अपनी अपनी भाषा है, ठीक है, एक ही क्लास में बैठे हैं, तब वो क्या हो गई, आपकी बहुभाषिकता हो गई। अब जब एक बच्चा क्या है आपका कन्नड़ सीखेगा, ठीक है, कन्नड़ सीखेगा, लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं आता कन्नड़, दूसरे को क्या आता है, मलयालम भाषा आती है। जो कन्नड़ वाला है मलयालम से सीखेगा, उसकी भाषा सीखेगा, क्या है, वो उसकी भाषा सीखेगा, तो सारे बच्चे क्या है, एक दूसरे के सीखेंगे, तो इसमें क्या होता है, बहुभाषिकता होगा, बच्चे एक दूसरे की भाषा ही तो सीखेंगे, तो इसमें बच्चों को क्या होगा, संज्ञानात्मक लाभ होगा। इसमें क्या होगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो क्या है, नई शिक्षा नीति में क्या होना चाहिए, आपका बहुभाषिकता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास, क्या है, बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 6 क्लास से 8th तक या उससे आगे तक की घर की भाषा, मातृभाषा यानी मदर टंग स्थानीय भाषा में होगी। क्या है, क्या कहा गया है, जो आपकी कम से कम क्या होना चाहिए, क्लास 6 या क्लास 8th से ऊपर भी क्या है, उससे आगे भी क्या किया जाए, जो उनकी भाषा होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, मदर टंग या उनकी स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, मतलब क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला हमारा है सीखने के लिए सतत, क्या है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, क्या है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, इसमें किस पे जोर दिया जाता है आपका, कि
ना कि साल के अंत में, क्या है, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। इसमें क्या होता है, सतत मूल्यांकन में आपके किस पे जोर देना है, सतत मूल्यांकन पर जोर देना है। किस पे जोर देना है आपका, सतत मूल्यांकन पर जोर देना है आपका, ना कि आपके साल के अंत में होने वाली परीक्षा पर जोर देना है। आपको क्या करना है इसमें इस नीति में क्या है 2020 में कि आपको क्या है कि इसमें किस पे जोर देना है, आपका सतत मूल्यांकन में जोर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको जो लास्ट में जो साल के अंत में परीक्षा होती है कि साल के एक बार परीक्षा हो अंत में, उस पर जोर नहीं देना है। उस पर क्या हो जाएगा, बच्चा ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। अगर सतत मूल्यांकन करते रहेंगे बार बार, सतत मतलब क्या, लगातार, ठीक है। इसमें अगर बच्चे क्या है सीखते रहेंगे तो बच्चे ज़्यादा सीखेगा। और अगर क्या है साल के अंत में होने वाली परीक्षा पे हम ज़्यादा जोर देंगे, ज़्यादा फोकस देंगे, तो इसमें क्या है बच्चा सीख नहीं पाएगा, उसको क्या है मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, इसमें सतत मूल्यांकन होना चाहिए आपका। नई शिक्षा नीति के तहत संरचनात्मक समझ क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इस पर जोर देना चाहिए, ना कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर देना। देखो इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत किस पे आपको जोर देना चाहिए, संरचनात्मक सहज पे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर देना चाहिए, ना कि रटन पढ़ाई। मतलब हमें बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना है, समझ के आधार पे, मतलब कितना बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, समझ अंडरस्टैंडिंग पर हमें क्या है जोर देना है। अगर जितना बच्चे ज़्यादा समझ के बच्चों को चीज़ों को सीखेंगे तो क्या है उनको उतना ही ज़्यादा उनका मूल्यांकन होगा, उतना ही ज़्यादा उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। अगर वो कोई अगर चीज़ है, अगर हम बोलेंगे रटो हैं ये चीज़ रटो, तो वो सीख नहीं पाएंगे। और अगर हम बोलेंगे केवल, मतलब केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर दो, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, अगर हमको नहीं कहेंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि तुम क्या है कि पढ़ाई के लिए ही परीक्षा करो, केवल नहीं। पढ़ाई क्या है ज्ञान के लिए भी की जाती है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए करो, हर एक चीज़ के लिए करो, केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई मत करो, ठीक है। तो हमारा केवल वैसे भी क्या है, हमारा नेगेटिव वर्ड है, रटन भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग पर क्या है जोर देना है। देखो छात्रों की प्रोग्रेस क्या है, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख, ये क्या है परख, आपका क्या है परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्या होगा, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए क्या है परख है, इसमें क्या है छात्रों को क्या है परखा जाएगा। किसकी स्थापना की जाएगी, परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये याद रखना आपका परख इसमें आया है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो आपको ये एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो आप याद रखना किसके तहत, नई छात्रों की प्रोग्रेसिव के मूल्यांकन के लिए किस पे परख है, मतलब बच्चों को परखा जाएगा। अगला देखो, अगला हमारा है कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा। क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, कक्षा 6 के आपके लिए किस में होना चाहिए, शास्त्रीय भाषा, जैसे आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। ये आपकी शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी आपकी, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी, ये क्या है आपकी शास्त्रीय भाषा है, इनको याद रखना, ठीक है, आ सकता है आपका एग्जाम में। अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या इस पे किस पे जोर दिया गया आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्या है आपका क्या होना चाहिए, किस पे 2020 का क्या तहत है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इस पर बल देती है, ठीक है। अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की क्या होगा, उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। क्या है कि हमारा एक भारत है लेकिन हमारा क्या है भारत श्रेष्ठ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसके बारे में क्या है बच्चे एकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगला देखो, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज, क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। क्या हो, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से जो आपके राज्य होते हैं, जो आपके स्टेट होते हैं, वो भारत के अलग अलग राज्यों में किसको अपनाए, 3 फॉर्मूला क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इस फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत
एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इसमें त्रिभाषा सूत्र में क्या होगा, यही है आपका थ्री लैंग्वेज मतलब त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं क्या है, दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत, आपकी दूसरी भारतीय भाषा कौन, संस्कृत का भी अध्ययन क्या है इसमें किया जाएगा आपका त्रिभाषा सूत्र में। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा क्या है, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कौन कौन सी आपकी, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उसका भी अध्ययन क्या है किया जाएगा माध्यमिक स्तर पर। ठीक है, विदेशी भाषाओं का भी आपका क्या है अध्ययन किया जाएगा, इसमें कहा गया है 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अगला देखो, अगला हमारा है एनईपी 2020। यह सीखना कि कैसे सीखने पर जोर देती है, किस पर जोर देती है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि सीखना कि कैसे सीखना है हमें, है इस पर जोर देती है कि सीखना कि हमें कैसे सीखना है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हम अगर कोई सीख रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा ना, अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो हम कैसे सीखना चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं, इस पर जोर देती है। एनईपी 2020 मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइज क्या होगा, स्टैंडर्डाइज टू क्या, इसमें क्या देखो, जो आपका स्टैंडर्डाइज है आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या है नेगेटिव है, आपको भी पता है क्या है, मानकीकरण आपका क्या है नेगेटिव है, लचीलापन क्या है आपका पॉजिटिव है। जहाँ पर भी आपको जैसे एग्जाम में देखने को मिले कि मानकीकरण देखते ही क्या है आपको गलत काटना है। ठीक है, आपको मानकीकरण आपका स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, में बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है एनईपी 2020 के अनुसार हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। इसमें क्या कहा गया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका क्या कहा गया है कि बच्चे की जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, जैसे आपका रचनात्मक हो गया, तार्किक सोच हो गया। ठीक है, रचनात्मक हो गया, तार्किक सोच मतलब वो किस प्रकार बच्चे सीख रहे हैं ना, कैसे तर्क लगा के सोच रहे हैं। नवाचार क्या मतलब उनके अंदर क्या क्या नए नए विचार आए हैं। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार उनकी थिंकिंग है कि पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए क्या है प्रयत्न करना, इस पर क्या है आपका जोर देता है एनईपी 2020। ठीक है, देखना आपको ये सब जो आपके पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, जहाँ पर भी आपका क्या है विशेष क्षमता है, जैसे आपको रचनात्मक मिल गया, तार्किक सोच मिल गया, नवाचार, समालोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यही है। तो आपको जहाँ पर भी ये सब आपको देखने को मिलेगा ना, तो आपको क्या है वो पॉजिटिव आपका टैग वर्ड है, वो आपका पॉइंट क्या होना चाहिए सही, इस पर क्या है आपका जोर देता है। देखो एनईपी 2020 के अनुसार हर बच्चे को समावेशी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, समावेशी शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी के लिए अधिगम होना चाहिए, क्या है इनके लिए क्या होना चाहिए, सभी के लिए समान अधिगम होना चाहिए। देखो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है RPWD, यह समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। देखो इसमें क्या है, इन दोनों पॉइंट में आपका इसमें क्या है समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, अधिगम बच्चों का एक समान होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि एक ही साथ बच्चे कैसे भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म में, ठीक है, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी कैसे भी रहें, कोई भी जैसे कि दिव्यांग बच्चे रहें, ठीक है, जिनके आंखें हाथ पैर कैसे भी किसी भी तरह रहें, उनको क्या होना चाहिए, उनको समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। किसी में भी क्या है भेदभाव नहीं करना चाहिए, साथ सबको क्या है, किसी को हमें क्या करना है मतलब अलग नहीं करना है, हमें क्या है सबको एक साथ शिक्षा देनी है। कौन सी शिक्षा देनी है, हमें समावेशी शिक्षा देनी है। ठीक है, किसी में भी क्या करना है भेदभाव नहीं करना है। इसी में कहा गया देखो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। क्या, जहां पर सामान्य बच्चे रहेंगे और दिव्यांग बच्चे रहेंगे, सभी एक साथ सीखते हैं, वो क्या होती है आपकी समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, यही हमें क्या है 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी पर जोर देता है। चाहे आपके सामान्य बच्चे, जैसे कि सामान्य बच्चे होते हैं ना जिनके क्या है हाथ पैर मतलब कि सब कुछ सही रहेंगे, और जो बच्चे अच्छे रहेंगे, और इसमें भी ऐसे भी करना है आपको कि किसी भी
किसी भी चीज़ से लेके भेदभाव नहीं करना, जाति, ठीक है, धर्म, रंग, रूप, मोटा, कुछ भी XYZ ले लो, किसी भी क्या है, किसी तरीके से क्या है भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि ये बच्चा क्या है ज़्यादा अच्छा है तो इसको अलग करो, ये बच्चा ऐसा है तो इसको अलग करो, ये बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो इसको अलग करो, ये बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसे अलग करो, ठीक है, दूसरी क्लास में बैठाओ, ये बच्चा इससे मतलब इससे पढ़ने में कमज़ोर है तो इसे अलग करो। कभी भी हमें क्या है अलग नहीं करना, हमें सामान्य बच्चों, दिव्यांग बच्चों को क्या है एक साथ बैठाना है, ठीक है। यही हमारा क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसी को जोर देती है। क्या होनी चाहिए हमारी शिक्षा, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, देखिए अगला हमारा है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, क्या है NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, क्या है NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक क्या है, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा इम्पॉर्टेंट है। जो देखो जो मैंने पिंक से मतलब कर रखे हैं ना, इसको ना इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। देखो क्या है, एक शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके उपयोग जो इमारती ढांचा, उपयोग तकनीकी सुविधाएं, ये सब होनी चाहिए। इस सब के साथ साथ क्या होना चाहिए कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसमें 2020 में, ठीक है, याद रखना। चलिए क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इनमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्लास 6 से ही क्या होगा, बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। आपका कंप्यूटर की नॉलेज, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हर एक चीज़ क्या है इनमें 6th क्लास से ही बच्चों को दे दिया जाएगा। और इसमें क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप की व्यवस्था भी इसी 6th क्लास से ही आपको दी जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। क्या है, जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट, यह जो आपके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होती हैं उनको क्या करना है, सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा, यहाँ पे आधारित विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। क्या करना है आपको, जो पाठ्यक्रम है उनको क्या करना है, कम करना है और बेहद जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना उन पर केंद्रित किया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, ठीक है। खोज, इससे बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा खोज, जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा खोजबीन करेंगे, जहाँ पर भी आपको खोजबीन आ जाए, आलोचनात्मक चिंता ना जाए, वो आपका कितना क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी जितने बच्चा क्या है खोज आधारित खोज करके सीखेंगे, खोजबीन करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से चर्चा करके सीखेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। जितना विश्लेषण करेंगे उसमें उतना क्या है बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो इस पे जोर दिया गया है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगला देखिए, अगला हमारा है राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देकर साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। क्या है, इसमें क्या कहा गया आपका, जो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में जो कमी है, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय क्या है, इनके बजाय क्या होना चाहिए आपका, रचनावादी। आपका कैसे होना चाहिए, रचनावादी सीखने का तरीके पर जोर देना चाहिए, ठीक है। हमें क्या करना है, आपको बच्चों को रटकर नहीं सिखाना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को क्या है रटवाना नहीं है और मानकीकरण भी नहीं होना चाहिए ना, आपको रटवाना है। आपको क्या होना चाहिए, रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, साथ साथ स्कूल की जो नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। जो उनकी नेशनल टेक्स्ट बुक होती है ना उसमें भी क्या होना चाहिए, उसमें भी चेंजेस आपके किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला हमारा क्या है ECCE, क्या है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। इसमें जो आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है इसमें क्या शामिल किया आपका, लचीला, क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, लचीलापन, बहुआयामी होना चाहिए। तो जो आपका शिक्षा होना चाहिए वो क्या है, बहुआयाम में होते हैं। आपको भी पता है एक जहाँ पर भी आपको ये मिले कि एक आयाम होता है, एक आयाम नहीं बहुआयामी होता है, ठीक है।
मल्टी डायरेक्शन में होता है, आपको याद रखना है। और खेल आधारित, जहाँ पर भी अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हो, अगर खेल आधारित होगा एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है, खेल के द्वारा बच्चों को सिखाओगे कोई चीज़। अगर आपको सिखाना है, अगर आपको ठीक है, आपको अगर गिनती ही सिखानी है, ठीक है, क्या है 1 से 100 तक आपको गिनती सिखानी है, तो आपको क्या बोलोगे बच्चे को? बच्चा बिल्कुल भी नन्हा सा बच्चा है, छोटा सा है, तो उसको क्या बोलोगे 1। उसको आपके पास एक एप्पल रहेगा, कहोगे एक हमारे पास कितने एप्पल हैं, तो बच्चा कहेगा हमारे पास एक एप्पल है। फिर 2 एप्पल दिखाओगे, कहेगा 2 एप्पल है। 4 दिखाओगे, कहेगा 4 एप्पल। तो इससे क्या है बच्चों को साथ साथ क्या होगा, बच्चे साथ साथ तो गिनती तो सीखेंगे, साथ साथ ये भी सीखेंगे हाँ एप्पल होता है, एप्पल माने क्या होता है, सेब होता है, वो भी दोनों सीखेंगे। तो क्या है खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो इस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए और बच्चे बोर भी नहीं होंगे और उनका क्या होगा सोचने की क्या हो, मतलब कि पढ़ाई में उनकी रुचि बनी रहेगी, उनका इंटरेस्ट जागेगा। और गतिविधि क्या होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होना चाहिए, खोज आधारित होना चाहिए। जितना बच्चे ज़्यादा खोजबीन खुद करके सीखेंगे उतना बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। बहुआयामी होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, बहुस्तरीय होना चाहिए। इसको क्या है शामिल किया गया आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में 2020 के तहत। चलिए अगला देखो, 1 मिनट देखिए, अगला हमारा है स्कूल तैयारी मॉड्यूल 1। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो SCRT क्या है, SCRT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों के बाद क्या है अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। क्या आपका बनाया जाएगा मॉड्यूल SCERT के द्वारा बनाया जाएगा। कौन से, जो एक क्या है, एक 3 महीने का प्ले आधारित, क्या है 3 महीने का प्ले आधारित होगा। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद क्या है जो अपने सहपाठियों से क्या है पिछड़ जाते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका मॉड्यूल बनाया जाएगा, स्कूली तैयारी बनाई जाएगी SCRT के तहत, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, NEP 2020 के अनुसार लर्निंग क्या है, लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक क्या है, ये प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए, जिससे स्वयं करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। देखो इसमें क्या है, क्या करती है जो आपकी NEP 2020 है, इनके अनुसार क्या होना चाहिए, लर्निंग जो आपका अधिगम होता है, लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए, ठीक है, प्रयोगात्मक होनी चाहिए, स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। अभी मैंने कहा था क्या होना, स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, एकीकृत। ये आपका EVS में भी आया है कि आपका कैसा है, एकीकृत है, तो कैसे किया जाएगा, आपका एकीकृत किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या कहा जाएगा, तो बच्चा तब क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो आपका क्या किसके तहत, आपका NEP 2020 के तहत ये सब इसमें शामिल किया गया है। ये सब आपका क्या है नए ढांचे में शामिल किया गया है। देखो NCERT एंड SCRT क्या है, NCERT एंड SCRT के मार्गदर्शन में राज्यों केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, तो जो NCERT और SCRT के मार्गदर्शन में राज्यों के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं द्वारा क्या होगा, सभी स्टूडेंट को क्या होगा, सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड, जो उनकी स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट होते हैं ना, जो उनको मिलते हैं के आधार पर तैयार होने वाले जो पेरेंट्स को दिए जाना जो प्रोग्रेसिव कार्ड होता है, क्या बोल सकते हो, जो प्रगति पत्र कि हाँ बच्चों ने कितना प्रगति किया है, क्या है इसका नया स्वरूप दिया जाएगा। इसमें आपका क्या होता है, प्रोग्रेसिव कार्ड जो होता है आपका प्रगति पत्र। देखो प्रोग्रेसिव कार्ड प्रगति पत्र एक समय 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिससे सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक क्या है, कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। इसमें क्या होगा आपका प्रोग्रेसिव कार्ड में कि एक समय क्या है 360 डिग्री बहुआयामी, कितना 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, ठीक है। कौन सा कार्ड होगा, मल्टी डायमेंशनल आपका कार्ड होगा, जिससे सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक मतलब जो आपका कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है, इसमें क्या होगा विकास से क्या होगा, इसमें बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा कि बच्चे का जो मतलब कि बच्चे का कॉग्निटिव विकास कैसे हुआ, उसका अफेक्टिव विकास क्या हुआ, उनको
को मोटर विकास कैसे हुआ है, डोमेन कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें सब कुछ इसी कार्ड में क्या है दिया जाएगा, जो उनको पेरेंट्स को दिया जाएगा। प्रोग्रेसिव कार्ड जो बच्चे का मतलब कि बच्चे का बनाया कैसे जाएगा, किसका बनाया जाएगा, बच्चे का बनाया जाएगा प्रोग्रेसिव कार्ड, और दिया किसको जाएगा, उनके पेरेंट्स को दिया जाएगा, ठीक है। इन सबको क्या है विशेषताओं को उस कार्ड में शामिल किया जाएगा कि तुम्हारे बच्चों ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करा है, क्या क्या नहीं, कैसा है क्या नहीं, तो उनके पेरेंट्स को क्या है दिया जाएगा प्रोग्रेसिव कार्ड, ठीक है। तो आपका बस इतना ही था, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपकी कंप्लीट हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है इसका, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आपको पता है कि क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे अब अगर आप सर्च करोगे ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी गूगल पे जाके कि पूरा क्या है, पूरी बहुत सारी बहुत बड़ी PDF खुल के आ जाएगी, ठीक है। पता नहीं क्या 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 दे रखा है, तो इसलिए अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल छोटा छोटा मतलब कि जो जो आपके काम के लायक था, जो जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही मैंने कर रखा है। अब इसको क्या है नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद अभी आपको समझ में आ गए होगा तो ठीक है। अगर नहीं थोड़ा बहुत भी समझ आओगे तो कोई बात नहीं, आप बाद में क्या है एक बार और देखना वीडियो को, साथ साथ क्या है नोट्स बनाते रहना। बनाते रहोगे तो आपको चीज़ों को जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जब फिर आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो क्या है बस आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। बस आपको क्या है अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको NCF 2005 करवाया था, क्या करवाया था, NCF 2005, ठीक है। NCF 2005 मैंने आपको करवाया था। कितना इंपॉर्टेंट आपका NCF 2005 है। ये भी आपका कितने नंबर का, ये भी आपका 5 से 7 नंबर का पूछ लिया जाता है। कितने, 5 से 7 नंबर का आपका पूछ लिया जाता है NCF 2005। क्यों, क्योंकि NCF 2005 का भी आपका हिंदी में आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में आ जाएगा, EVS में आ जाएगा, मैथ में आ जाएगा, CDP में आ जाएगा, इन सब में आ जाएगा आपका NCF 2005 भी। ऐसे ही आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 भी है। ये भी बहुत ही क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, दोनों को टॉपिक आपको पढ़ना ही है। इससे आपको क्या पता चल जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड इसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। किसमें, आपके NCF 2020 में और NEP 2020 में। इसमें क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। और मैं आपको 2-3 दिन के बाद मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड भी आपको दे दूँगी, तो आप उससे क्या है ज़्यादा आप लोग कर लोगे। चलो आज के लिए इतने काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।